बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है, एंड दैट इज अबाउट स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले देखना पड़ेगा स्ट्रेन क्या होता है। आपको मालूम है, जब हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेती है। इसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन हो जाती है। ये जो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बताती है कि बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई है। फॉर एग्जांपल, यहां पर मेरे पास एक स्टील का स्केल है और आप देख रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं है, तो मैं कहूंगा स्ट्रेन 0 है। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो आप देख रहे हैं ये डिफॉर्म हो रही है, तो अब मैं कहूंगा इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। और अगर मैं ज्यादा करूंगा डिफॉर्म तो मैं कहूंगा इसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं मैं इसको बेंड कर रहा हूं। आमतौर पर हम क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें हम बॉडी को ऐसे बेंड नहीं करते बल्कि स्ट्रेच करते हैं। अब क्योंकि ये स्टील का स्केल है तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा, इस वजह से आज की एग्जाम्पल में हम स्टील का स्केल नहीं बल्कि हम स्ट्रिंग की एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उस पर आते हैं बाद में। अभी मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। देखिए, मैंने जब इसको बेंड किया तो मैंने इस पर वर्क किया, मेरा वो वर्क कहां गया? वो वर्क कहीं भी नहीं गया, वो वर्क इसके पास एनर्जी बनकर स्टोर हो चुका है। और आप गौर करें तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फौरन वापस आएगा। यानी मुझे उसको ऐसे करने के लिए तो फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन मुझे उसको वापस लेकर जाने के लिए ऐसे फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बल्कि मैं उसको सिर्फ छोड़ भी दूं वो खुद अपनी असली हालत में वापस चला जाता है। तो वो वापस जाने वाली एनर्जी कहां से आई है? भाई, जो मैंने वर्क लगाया था वही उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो गया था, उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ले गया था। ये जो एनर्जी उसको वापस लेकर गई है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जब आप किसी को स्केल इस तरह से मारते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप स्ट्रेन एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप वर्क करते हैं उसको स्ट्रेच करने में, और फिर आप उसको सिर्फ छोड़ भी दें तो वो खुद जाकर उसको हिट करता है। वो असल में आपका दिया हुआ वर्क ही है जो उसमें स्ट्रेन एनर्जी बनकर स्टोर हो गया था। तो यहां से क्या सीखा? यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी कि डिफॉर्मेशन होगी, और वो डिफॉर्मेशन जो है उसकी वजह से एक एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। जब आप किसी के पास जाकर वो रबर बैंड जो है वो इस तरह से करके उसको मारते हैं तो वो जो उसको हिट करता है वो किस वजह से हिट करता है? वो आपका जो वर्क है उसको स्ट्रेच करने में वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। या गुलैल की एग्जांपल ले लें। जब आप एक गुलैल से पत्थर मारते हैं तो जब आप गुलैल को पीछे लेकर जा रहे हैं आप उस पर वर्क कर रहे हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो जो स्ट्रेन एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो चुकी थी, स्टोर हो चुकी थी, वही पत्थर को आगे लेकर जाती है। अब आप सोचें तो इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट्स, what is the strain energy? The potential energy stored in the body because of an elastic deformation is called strain energy. This strain energy is equal to the work done to produce the deformation. ये कितनी एनर्जी स्टोर होगी? भाई, जितना आपने वर्क लगाया होगा उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट यहां जो मुझे चीज नजर आ रही है वो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी सिर्फ डिफॉर्मेशन क्यों नहीं जी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि बच्चों, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। आपको याद है मैंने आपको बताया था इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करें और इस तरह से डिफॉर्म करें कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। जैसे मैं इसको इतना बेंड करता हूं तो जब छोड़ूंगा तो वापस आ गई, तो इसका मतलब ये एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन थी। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात मैं भला क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप एक हद से ज्यादा फोर्स लगा दें या एक हद से ज्यादा डिफॉर्म कर दें बॉडी को, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की एबिलिटी लूज कर जाती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वही स्टील का स्केल है, जरा देखिए। अगर मैं इस पे इतनी फोर्स लगाऊं, छोड़ूंगा, वापस आ जाएगी। अगर मैं इतनी फोर्स लगाऊं, छोड़ूंगा, वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर इतनी फोर्स लगाऊं, इतनी, और उसके बाद मैं इसको छोड़ूं, अब ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आई, तो इसका मतलब मेरा वर्क अब मुझे वापस एनर्जी नहीं देगा। इस वजह से स्ट्रेन एनर्जी नहीं होगी। तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा, भाई स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ तब तक है जब तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की एबिलिटी रखती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अब वर्क तो लगा है
लेकिन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर नहीं हुई। कहां गई वो मेरा सारा वर्क? वो सारा वर्क अगर आप गौर करेंगे इस जगह पर जहां से मैंने इसको बेंड किया ये गर्म है, इसका मतलब मेरा सारा वर्क यहां पर हीट बन के जो है वो जाया हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये गर्म पॉइंट मुझे बता रहा है कि इसका मतलब मेरा वर्क अभी भी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अब वो स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और हीट एनर्जी एक किस्म का लॉस होता है और वो एनवायरनमेंट में चली गई है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वैसे ही मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं, ये जो बात मैंने अभी आपके सामने की है इसको देख लेते हैं। टू स्ट्रेच अ वायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये तो हमने देखा, जैसे स्केल के लिए एनर्जी चाहिए इस तरह से वायर के लिए एनर्जी भी चाहिए। दिस एनर्जी सप्लाइड टू स्ट्रेच द वायर इज स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये ना समझें कि सब कुछ जो आपने वर्क अप्लाई किया वो जाया हो गया, नहीं, वो एनर्जी बनकर स्टोर होगा और उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। दिस स्ट्रेन एनर्जी कैन बी रिकवर्ड। ये स्ट्रेन एनर्जी आपको वापस भी मिल सकती है। कब? जब आप उसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तो वापस मिलेगी, और अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलेगी। दिस स्ट्रेन एनर्जी कैन बी रिकवर्ड प्रोवाइडेड का मतलब शर्त ये है द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। आप इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, जैसे मैंने स्केल के केस में बाहर जाकर आपको दिखाया कि फिर हमें स्ट्रेन एनर्जी वापस नहीं मिलती। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने स्केल में बेंडिंग कर रहा था और हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे तो उसमें हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं लीनियरली, यानी उसमें लेंथ वाइज चेंज लेकर आते हैं। तो इसलिए मैं तो यहाँ पर स्टील रूलर की बजाय एग्जांपल दूंगा वायर की, ठीक है, क्योंकि आप देखें वायर एक फ्लेक्सिबल चीज होती है थोड़ी सी, तो जब आप उसके साथ कोई लोड अटैच करेंगे तो उसमें लीनियरली थोड़ा सा लंबाई में इजाफा हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, जैसे मैंने डायग्राम में यहां से यहां तक बनाया ये वाली, ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली, जो बिल्कुल वर्टिकली जो है ना सस्पेंड की हुई है, किसके साथ? विद वन एंड फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, जिसका एक तरफ हमने रिजिड सपोर्ट के साथ, जैसे सपोज करो छत के साथ जो काफी रिजिड होती है उसके साथ हमने उसको हैंग कर दिया। दिस वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ लोड। फिर हमने क्या किया, इस वायर के साथ एक लोड लगाया। ये देखिए मैंने लोड लगाया, जब लोड लगाया तो उसकी जो लेंथ थी वो बढ़कर एक्स्ट्रा लेंथ आ गई उसमें डेल्टा एल। ये डेल्टा एल जो एक्स्ट्रा लेंथ आती है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन आपकी बुक ना एक्सटेंशन के लिए डेल्टा एल के सिंबल की बजाय ई का सिंबल यूज करे, क्योंकि एक्सटेंशन भी ई से होता है। बस मैंने जानबूझकर डेल्टा एल लिखा ताकि आपको बता दूं कि डेल्टा एल की जगह आपकी बुक ई यूज करेगी और आपको ये बात याद रहे। तो हमने लोड लगाया एट इट्स लोअर एंड, उससे क्या होगा, इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लोड द एक्सटेंशन आल्सो इंक्रीजेस। तो हमने देखा कि लोड लगाने से एक तो एक्सटेंशन आ गई, ठीक है, उसमें लंबाई में इजाफा हो गया। फिर हमने देखा जितना बड़ा लोड होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा और उतना ही लंबाई में ज्यादा इजाफा होगा, यानी एक्सटेंशन ज्यादा होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन। तो साइंस में या फिजिक्स में से क्या बोलेंगे कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये देखें, if the elastic limit is not exceeded then the extension is directly proportional to applied force। लेकिन ये सारी बातें फिर बता दूं कहां है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किन कंडीशंस में प्रोड्यूस हो रही है, कब तक प्रोड्यूस होगी, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर से इमेजिन करें वही वायर, लेकिन अभी उस पर लोड नहीं लगा हुआ। अभी लोड नहीं लगा होगा तो डेफिनेटली उस पर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो मैंने ये बोला कि व्हेन द लोड इज नॉट अटैच्ड टू द वायर द फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो F इक्वल टू जीरो है। ये कब की बात है? व्हेन द लोड इज नॉट अटैच्ड। अच्छा, ग्राफ के ऊपर ये कहां मिलेगा आपको? तो ये पॉइंट है, तो यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स है और यहां पर एक्सटेंशन है, तो इस पॉइंट पर दोनों जीरो हैं, यानी ये वो पॉइंट है कि अभी मैंने ना लोड लगाया है तो ना ही एक्सटेंशन होगी। तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब मैं लोड लगाऊंगा तो लोड लगाने से फोर्स जो है वो एक्सटेंशन करती जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स यानी लोड बढ़ाता जा रहा हूं तो एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी और मेरे पास एक ये लाइन आएगी रेड कलर की, ठीक है। करते करते मैं पॉइंट ए पर पहुंच गया। पॉइंट ए पर जो फोर्स है वो F लग चुकी है और जो एक्सटेंशन है वो E हो चुकी है, राइट। अब मैं ये बात भी लिख देता हूं कि बट व्हेन लोड इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग
द फोर्स ऑन इट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जब लोड अटैच करेंगे तो फोर्स बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। उस मैक्सिमम फोर्स को मैंने एफ बोल दिया। अब आपको मालूम है यहां पर एक बात तो तय है कि फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि शुरू में फोर्स कम है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ती जा रही है एक पॉइंट तक। जब ऐसा केस हो तो फिर आपको मालूम है हम फोर्स की कोई एक वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो हम लेते हैं फोर्स की एवरेज वैल्यू। और एवरेज कैसे लेते हैं? दो चीजों को ऐड करके दो पर तकसीम कर देते हैं। तो यहां पर भी हमने यही किया। तो हमारे पास ये इनिशियल फोर्स है जो कि 0 है, ये फाइनल फोर्स है जो कि मैक्सिमम फोर्स है। तो एवरेज फोर्स क्या होगी? 0 यानी इनिशियल फोर्स प्लस एफ यानी फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? F/2। ये है एवरेज फोर्स। अब आपको मालूम है स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पहले वर्क निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले वर्क निकालता हूं। वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, W = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन फोर्स तो मैं एवरेज ले रहा हूं, तो वर्क जो है वो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय आगे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। लेकिन जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करते हुए जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एक्सटेंशन बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पर एक्सटेंशन है। ये कोई नई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये वही फॉर्मूला है जो आप पहले से पढ़ के आते हैं, W = FD। यहां पर मैंने W वर्क, F का मतलब फोर्स नहीं बल्कि एवरेज फोर्स, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, थ्रू आउट चेंज हो रही है, बढ़ रही है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने एक्सटेंशन लिख दिया। अब आपको मालूम है एवरेज फोर्स कितनी है? ये मैंने ऊपर लिखा है, एवरेज फोर्स F/2 है। तो एवरेज फोर्स की जगह मैं पहले एवरेज फोर्स लिख देता हूं, एक्सटेंशन की जगह E लिख देता हूं, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन को डेल्टा L से रिप्रेजेंट नहीं किया था बल्कि E से रिप्रेजेंट किया था। एवरेज फोर्स F/2 है, एक्सटेंशन E है, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला 1/2 × FE आ जाएगा। ये वो वर्क है जो मैं लगा रहा था रूलर पर। तो फिर एनर्जी क्या होगी? भाई जो मैंने वर्क लगाया वही तो एनर्जी बनकर स्टोर हुआ है। तो अगर वर्क का फॉर्मूला ये है तो एनर्जी भी इतनी ही स्टोर हुई होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भी 1/2 FE होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली है। आपने देखा कि फोर्स F जो है वो कांस्टेंट नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर हम क्या करते होते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, हमारे पास फोर्स की एक वैल्यू ना हो, तो हम क्या करते हैं? हम अपने टोटल जो फोर्स लगने का दौरानिया है उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते थे। इतने छोटे इंटरवल कि हर इंटरवल में फोर्स क्या रहे? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं तो फोर्स तो मुसलसल चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं छोटे छोटे इंटरवल बनाऊंगा। जैसे एक इंटरवल मैंने आपके सामने ये वाला बनाया। अब ये दोनों पॉइंट पर फोर्स वैसे तो डिफरेंट नजर आ रही है, लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये इंटरवल और पतला हो जाए और थिन हो जाए तो ये वाले दो पॉइंट्स एक दूसरे के और करीब नहीं हो जाएंगे? तो इसका मतलब जितना मैं इसको थिन करते जाऊंगा उतने ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा ये इतना थिन हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स इतने करीब करीब हो जाएंगे कि मैं कहूंगा फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड एट 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स पर फोर्स तकरीबन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं इस तरह के बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो हैं वो इमेजिन करूंगा। हर स्ट्रिप इतना पतला होगा कि वहां पर फोर्स कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो मैं वर्क निकाल सकूंगा। तो हमारे पास जब फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो फिर मैं उन सारे स्ट्रिप्स के एरियाज को ऐड करूंगा, तो आप सोचो वो सारा एरिया ट्राइंगल का एरिया नहीं आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये बात मैंने लिखी है, फोर्स F इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर टू कीप फोर्स कांस्टेंट, अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? कंसीडर अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। आप इमेजिन करें स्ट्रिंग में बहुत छोटी सी एक्सटेंशन हुई है। ठीक है, तो फिर हमारे पास इतनी छोटी एक्सटेंशन होगी तो फोर्स बहुत करीब करीब होगी, तो हमारे पास फोर्स तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। और फिर हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का जो ग्राफ से फॉर्मूला आएगा वो ये होगा कि आप क्या करो, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पूरी ट्रायंगल जो मैंने शेड की है इसका एरिया निकाल लो। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, OAB। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था 1/2 × बेस × हाइट। तो 1/2 × बेस × हाइट लिख दिया। बेस क्या है? पूरी ट्रायंगल की बेस तो ये है, और ये क्या है? एक्सटेंशन। तो बेस की जगह आ गया E।
हाइट क्या है, ये हाइट है, और अगर आप देखो ये जो हाइट है ये तो यहां भी बन रही है, और ये कितनी हाइट है, ये तो एफ हाइट है, तो हमारे पास हाइट में आ गया फोर्स, तो ये बन गया हाफ एफ ई। तो वही चीज ग्राफ से भी आ गई, जो चीज पहले आपके सामने मैंने मैथमेटिकली बनाई थी। अब स्टूडेंट्स आप सोच होंगे कि लेक्चर तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम लोगों ने एक और फॉर्मूला भी डिराइव करना है आज, और वो है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एनर्जी है, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं, बल्कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ये देखें, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैं पीछे फाइंड आउट कर चुका हूं, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, उसके लिए तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि वायर की शेप क्या है, क्योंकि हर शेप के लिए डिफरेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। मिसाल के तौर पर सफेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसी तरह से क्यूब के लिए जो है वो x की पावर 3 या l की पावर 3 होता है। इसका मतलब वॉल्यूम के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है हमारे पास। वायर को अगर आप जूम करके देखें, काफी बड़ा करके देखें, तो वायर असल में इस तरह से दिखाई देगी, बहुत बड़ी करके, और इस शेप को आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सी शेप है। आप देखें इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, आप इसका जो एरिया है उसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या बनता है, मीटर क्यूब। ये किसका यूनिट होता है, ये वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। इसका मतलब जब मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हाफ एफ ई है, जो मैंने भी कैलकुलेट किया। वॉल्यूम क्या बना, वॉल्यूम क्या बना, एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, क्योंकि रीअरेंज करके ना आपको कुछ और चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी जो अभी नहीं नजर आ रही। मैं क्या करता हूं, हाफ को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, एफ के नीचे ए लिख देता हूं, ये देखिए, और ई के नीचे एल लिख देता हूं, और थोड़ा सा अलग-अलग करके लिख देता हूं ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। सोचें, ये एफ ओवर ए क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। याद आया आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस होती है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर स्ट्रेस छुपी हुई थी, नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसको रीअरेंज किया डाटा को तो अब वो विजिबल हो गई है। तो इसका मतलब एफ ओवर ए की जगह मुझे स्ट्रेस लिख देना चाहिए। ये क्या है, आप कहेंगे ये तो वाकई कोई नई चीज ही है। ये क्या है, एक्सटेंशन ओवर लेंथ। एक्सटेंशन को अगर पुराना वाला सिंबल दें, एक्सटेंशन क्या है, लंबाई में चेंज, लंबाई में इजाफा, तो एक्सटेंशन की जगह है डेल्टा एल, नीचे एल एज इट इज। अब सोचो ये क्या है, अब आपको फौरन पता चलेगा सर ये तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, और वो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि ये आ गया इसकी जगह स्ट्रेन। तो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आएगा वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बहुत आसान फॉर्मूला है, और इस पर न्यूमेरिकल भी है आपका, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको आना चाहिए। स्टूडेंट्स एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, सबको मालूम है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट जूल ही होगा, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। याद रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना आना चाहिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।